देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में आपको नहीं मिलते होंगे। इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके मैंने हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का एडिटोरियल एनालिसिस है भारत को जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये मेंस पेपर 1 से रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, संसद सदस्यों ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से एक प्राइवेट मेंबर बिल या विधेयक पेश किया है। दोस्तों, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है एक बार जान लीजिए। जो संसद के सदस्य हैं उसमें जो मंत्री पद के लिए हैं, मंत्री हैं, उनसे अलग जो लोग होते हैं वो प्राइवेट मेंबर कहे जाते हैं। चाहे वो जो सत्ता में पार्टी है उससे रिलेटेड मेंबर हैं, जैसे बीजेपी के ही मेंबर हैं, पर अगर वो कोई मिनिस्टर नहीं है या मंत्री पद पर नहीं है तो भी उसे प्राइवेट मेंबर ही माना जाएगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब यही होता है, जो मंत्री पद से अलग जो संसद सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो बिल पेश किया जाता है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से पेश किया गया है और कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है। मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। एक बार जनसंख्या नियंत्रण की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत 1951 में अपनी जनसंख्या समस्या का समाधान करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था। 1950 में TFR लगभग 5.9 था और अब 2% है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के अनुसार है। दोस्तों, ये डेटा आपको ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। तो 1951 में जो TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में एक बार मैं बता देती हूँ आपको। दोस्तों, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर का अर्थ होता है कि जब कोई स्त्री, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की जो स्त्रियां हैं, वो जितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, जो उनकी क्षमता होती है, उसे कहा जाता है। आप देख लीजिए, इसमें लिखा है प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती हैं, वाली प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो जो 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो 1000 स्त्रियां कितने जीवित बच्चों को जन्म देती हैं, उसका एक एवरेज जो निकाला जाता है उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। 1970 के दशक के बाद इसमें भारी गिरावट आई है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है। दोस्तों, जो आर्थिक समृद्धि होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर होता है, उसका जो बीच का संबंध होता है वो विपरीत समानुपाती होता है। अर्थात इसका अगर प्रजनन दर बढ़ती है, यानी अगर बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है, उससे क्या होता है, इकोनॉमी डाउन जाती है। जैसा कि आप यूपी बिहार में देख सकते हैं कितना पॉपुलेशन है और इकोनॉमी कितना डाउन गई हुई है। तो ये होता है उल्टा जो संबंध होता है, इसे विपरीत समानुपाती संबंध कहा जाता है। और अगर हम देखें कि प्रजनन दर कम है, यानी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसके उलट आर्थिक समृद्धि जो है वो बढ़ती है, जैसा कि आप साउथ में केरल वगैरह में देख सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 है, जो कहता है कि अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उस कपल को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं इससे रिलेटेड कि अगर सरकारी नौकरी में रहने के बाद किसी व्यक्ति को तीसरा बच्चा हो जाता है तो उस बारे में कोई संकेत, कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात ये कि पुनर्विवाह जो लोग करते हैं दोबारा से और फिर तीसरा बच्चा हो जाता है, तो उसके बारे में भी कोई इसमें संकेत नहीं किया गया है। तीसरी चीज़ ये है कि इस विधेयक को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए माना जा रहा है, मतलब ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब देखते हैं डाटा। दोस्तों, ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डबल हाईलाइट कर रही हूँ मैं। आपको इसे अपने मेंस के आंसर में या फिर ऐसे में दोनों ही जगह डालना चाहिए।
तो NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है वो कहता है कि हालांकि मुसलमानों की प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर काफ़ी हद तक कम हो गया है। 1992 से 93 के बीच में हिंदू और मुसलमान प्रजनन दर के बीच का अंतर 1.1 था, जो अब घटकर 0.35 हो गया है। उत्तर प्रदेश जो 20% मुस्लिम आबादी वाला है, उसमें TFR 1981 में 5.8% से घटकर 2011 में 2.7% हो गया है। असम में जो कि 33% मुस्लिम आबादी का है, वहाँ पे TFR 1.9% है। जम्मू कश्मीर में जो कि मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक वाला है, वहाँ पे TFR 1981 में 5.5% से गिरकर 2011 में 1.4% हो गया। तो ये आपका डेटा थे। अब जबरन जनसंख्या नियंत्रण यानी फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल से क्या मुद्दे होते हैं। दोस्तों, पहले फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है एक बार उसको समझ लीजिए। तो जब कोई देश क्या अपने पॉपुलेशन से कहता है कि उसे एक से ज़्यादा नहीं करने हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा कानून थोप दिया जाता है कि अगर एक से ज़्यादा करोगे तो कुछ पेनल्टी होगा, तो उसे कहते हैं जबरन जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि चीन में हुआ था, वहाँ पे ये लागू किया गया था कि अगर आप एक से ज़्यादा करोगे तो उस पर दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इससे लिंग असंतुलन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लड़के लड़के ही ज़्यादा हों तो, या लड़के लड़के ही ज़्यादा हों तो इससे लिंग असंतुलन हो सकता है। और इस नियंत्रण को चीन ने लागू किया था, जिससे उसे ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिले। दोस्तों, इससे एक और मुद्दा उभर कर आता है जबरन जनसंख्या नियंत्रण से कि अगर एक बच्चा होता है तो उससे यूथ पॉपुलेशन सीमित हो जाती है और बूढ़े लोग एकदम अलग हो जाते हैं। भारत की जनसंख्या के मुद्दे, गरीबी को बढ़ावा देता है जनसंख्या जब बढ़ती है तो। दूसरा, बेरोजगारी विस्फोट बढ़ती है, जो कि हाल ही में ये समस्या बहुत चली रही है। तीसरा, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आ जाता है। और चौथा, ये निरक्षरता को बढ़ावा देता है। भारत की जनसंख्या नीति के बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद से ही भारत सरकार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित थी। पहली 5 वर्षीय योजना के समय से ही भारत सरकार ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास किए थे। इस कड़ी में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम अपनाया गया था, वो विश्व में पहला देश भारत ही बना था। सर्वप्रथम वर्ष 1960 में भारत ने एक जनसंख्या नीति बनाई थी और इसके बाद 1976 में पहली जनसंख्या नीति अपनाई थी। 1960 में सुझाव दिया गया था जनसंख्या नीति का और 1976 में पहली जनसंख्या नीति अपनाई गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। दोस्तों, MS स्वामीनाथन की जो अध्यक्षता में दल गठित किया गया था उसके बारे में आपको लिखना चाहिए मेंस में। इसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2000 में भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई और इस नीति से जुड़े हुई जो मुख्य विशेषताएं वो देख लेते हैं। तो प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर 30 से कम करना। दूसरा है प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु 100 से कम करना। तीसरा है प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक समुचित सेवा प्रणाली विकसित करना। चौथा है गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना। पाँचवा है वर्ष 2010 तक 2.1 की सकल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट प्राप्त करना तथा 2045 तक जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करना। आगे है लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, एड्स संबंधी प्रसार को रोकना और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बीच समन्वय स्थापित करना। 80% प्रसव जो है वो अस्पतालों में हो या नर्सिंग होम्स में हो, जो घरों में हो जाते हैं, ज़्यादातर गांव में ऐसा होता है, वो ना हो, उसको भी देखना। तो उसके लिए 80% जो प्रसव हैं वो अस्पतालों में नर्सिंग होम्स में ही हो। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना व परामर्श देना तथा गर्भ निरोधक संबंधी अनेक विकल्प उपलब्ध कराना। सभी बच्चों को टीका जनित प्रतिरक्षित उपलब्ध करवाना। जन्म मरण विवाह और गर्भ का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करना। संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना तथा प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना और एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करना।
दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस मिलता है हिंदी में, और साथ ही में हिंदी की PDF भी मिलती है। तो आगे का रास्ता देख लेते हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। भारत को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, यह समय की मांग है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि मेन तो लोग ही हैं। सरकार क्या कर सकती है, कानून ला सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तो फिर कैसे कम होगी। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी जबरन नियंत्रण विधि उम्र बढ़ने की दर को प्रभावित करेगी, इसलिए इस नीति से बचना चाहिए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि जबरन नियंत्रण विधि वृद्ध लोगों की आबादी में अनुमानित वृद्धि करती है, और कई देशों में युवा आबादी में गिरावट आई है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब दो लोग हैं, मान लीजिए एक मेल एक फीमेल, इन दो की जगह अब ये एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ जो दो की ये वृद्ध हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये भी वृद्ध हो जाएगा, लेकिन जो यूथ है वो कम हो जाएगा। तो ये वृद्ध लोग तो बढ़ते चले जाएंगे और जो यूथ है वो कम आएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल को नहीं अपनाया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। उच्च विकास के लगातार अनुभव के बावजूद भारत अभी भी मानव विकास के सबसे कम संकेतकों के साथ है। उन मुद्दों की जांच करें जो संतुलित और समावेशी विकास को मायावी बनाते हैं। ये UPSC 2021 का क्वेश्चन है। 200 शब्दों में है, आपको 10 अंक के हिसाब से लिखना है। दोस्तों, कल एक मैंने आपको MCQ दिया था, उसका आंसर देख लीजिए। अगर आपने वो MCQ वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो वीडियो देखिए, उसका क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो वीडियो में MCQ दिया था उसका आंसर C है। तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव वाली हवा का द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान से मिलता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जिससे पवनें बनती हैं। एक बम चक्रवात को परिभाषित करता है कि कम दबाव वाले द्रव्यमान में दबाव कितनी तेजी से गिरता है। 24 घंटे में कम से कम 24 मिली बार। यह तेजी से दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर या ढाल को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं। तीव्रता की इस प्रक्रिया का एक नाम है बॉम्बोजेनेसिस। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो ये है प्रसंग कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बम चक्रवात के कारण कम से कम 24 लोग मारे गए थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया था। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। काला अजार रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। दूसरा कथन है, लीशमैनिया का जीवन चक्र 2 यजमानों मानव और रेत मक्खियों में पूरा होता है। तो सही कथन का आपको चयन करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ए में है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना 1 ना 2। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।